हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ बस बातें। मेरे साथ आज बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है। वी हैव अ न्यू गेस्ट जिनको मैं भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बट सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द बोल्ड द ब्लंट मिस्टर अदील अशरफ एंड उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा द नॉलेजेबल एंड कीन ऑब्जर्वर ऑफ द गेम मिशकात वॉलिंचकर। और हमारे नए गेस्ट जिनकी आई थिंक स्टैटिस्टिकल नॉलेज अच्छी हो या ना हो लेकिन एनालिटिकल प्रोवेस बहुत अच्छी है गेम के को लेके, मिस्टर साकिब महबूब। वेलकम साकिब टू आवर पॉडकास्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे, आज दो बड़े इंटरेस्टिंग गेम हुए, दो बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन के गेम, एक बहुत ही लो स्कोरिंग गेम और एक बला का हाई स्कोरिंग गेम। तो लेट्स स्टार्ट विद मिशकात, और मिशकात की थॉट्स लेते हैं बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान वाले मैच के ऊपर। देखिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, जैसे मैंने कल भी अपने पॉडकास्ट पे कहा था कि यार साकिब उल हसन वाज माय इम्पैक्ट प्लेयर, और आज उसने प्रूव कर दिया कि चाहे जहां स्टेज बड़ा होता है वहां एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो एक टाइम था जहां पर अफगानिस्तान अब ये गेम को लेकर चल रहा था। आई बिलीव इट वाज 112 और 114 फॉर वन लॉस। और उसके बाद जो कोलैप्स किया है बॉल, वहां से जब स्पिन होना शुरू हुआ तो साकिब उल हसन और मेहदी हसन मिराज का जो डुओ कॉम्बिनेशन था स्पिन का, उसको अफगानिस्तान टैकल नहीं कर पाया, और उसके लिए वो 156 पर ढेर हो गए। लेकिन आउट ऑफ ऑल दैट वो लोग ये मैच को उन्होंने 35 ओवर्स में खत्म किया और उन्होंने एक अच्छी विन हासिल की। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म करूंगा बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट पर और बांग्लादेश टीम की सोच पर, कि ये मैच 25 ओवर में खत्म हो सकता था। ये मैच उनके पास पूरा पूरा मौका था कि अपने रन रेट को एक बहुत बड़ा बूस्ट देते। जहां आप देखो कि उन्होंने 35 ओवर्स में क्यों खत्म किया, मतलब वाई, जब लास्ट के आई बिलीव 30-40 ऑड्स रन रह गए थे, वो हर ओवर में 1 रन, 2 रन, 3 रन पे जा रहे थे। वाई दे डिडंट गो फॉर हार्ड हिटिंग। ये मैच कम से कम 30 ओवर के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था, जहां पे उनके रन रेट आज आई थिंक 1.4 पर रुका है या 1.2 पर रुका है। वो 1.6, 1.7 क्रॉस हो जाता रैंकिंग में, आज वो सेकंड या थर्ड पर हो सकते थे। तो बस यही है कि उन्होंने रन रेट का ध्यान नहीं रखा, और आपको ऐसे मैचेस में खासकर जहां आपको हर बार ये मौका नहीं मिलेगा, छोटी टीमों के अगेंस्ट या बड़ी टीमों के अगेंस्ट, जहां आपको अपना रन रेट बूस्ट करना होगा, जब आपने इतनी अच्छी बॉलिंग करके 150 पर एक टीम को लिटा दिया है, तो आप इसको जल्द से जल्द फिनिश करें और अपने रन रेट को बूस्ट करें। विकेट संभालने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि विकेट्स तो कंसिडर ही नहीं होते नेट रन रेट में। तो बस मेरी इस मैच को लेकर एक ही ऑब्जर्वेशन रही है कि ऑल्दो इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन नेट रन रेट को इन्होंने माइंड में रखकर अपने नेट रन रेट को और बूस्ट कर सकते थे। अदील जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि जो गुरबाज और इब्राहिम जरदान ने जब इनिंग शुरू की तो बहुत अच्छा स्टार्ट था उन लोगों का, जो कि 58 तक लेकर गए, फिर उसके बाद 83 तक सेकंड पार्टनरशिप लगी, फिर थर्ड जो लगी वो 112 तक लगी, 112 पे 3 हो गए थे। तो 112 से 3 से 156 पे ऑल टीम आउट। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा कोलैप्स जो है वो अफगानिस्तान का हुआ, जिसमें शाकिब और जो है मेहदी हसन ने जो है वो 3-3 विकेटें ली। तो ये एक बहुत बड़ा कोलैप्स था अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अफगानिस्तान जो है अगर माइंड में रखा हुआ भी होगा तो 250 तक तो उसने टारगेट रखा होगा कि 250 तक हम जो है वो चेस के लिए देंगे बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बांग्लादेश ने जो है, जैसे मिशकात ने बोला, कि एज अर्ली एज पॉसिबल उनको जो है वो फिनिश करना चाहिए था रन रेट के हवाले से, क्योंकि रन रेट आगे चल के बहुत मैटर करेगा। और क्यों ये 36 तक का ये जो लेकर गए हैं, ये ले जाना नहीं चाहता इनको 36 ओवर तक चेस करने के लिए, जो कि मिशकात ने ऐसा जैसे कहा है कि 30 बिफोर 30 ओवर से ये इनको चेस कर लेना चाहिए था। तो लेकिन फिर भी एक अच्छी जीत हुई है बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आगे इसको भी बूस्ट मिलेगा इस विन से। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट फॉर द अफगानिस्तान ऑल्सो। साकिब, आपने फॉलो किया मैच? यार अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश अफगानिस्तान वाला मैंने फॉलो नहीं कर सका। मैं इसको थोड़ा मोड़ा इसके ऊपर देखा था, क्रिकेट को चलें। स्टैट्स वगैरह चेक कर रहा था। बट वन थिंग दैट आई डू सी फ्रॉम द कमेंट्री एंड एवरीथिंग दैट्स देयर,
is I think the lack of understanding of the ODI cricket compared to the normal T20 cricket that Afghanistan plays. I think it's also about the mindset ke wo while batting first and getting some sort of an understanding of the pitch ke yaar, this is probably going to be a good total pitch. They went on about, from the highlights that I've seen, they went on about playing shots that they shouldn't. The shot selection wasn't good, especially against those spinners. I mean, you're talking about a world-class spinner like Shakib Al Hasan, and Mehdi has been performing very well recently against all the teams that they've faced in the last 6 months. So you have to give credit and respect to those bowlers who are going to utilize that pitch, especially the Indian subcontinent pitch, which is going to favor them in their style of bowling. Because these are both finger spinners. ये wrist spinners नहीं हैं. And the way the ball is gripping on the Indian pitches, they should have had a plan to deal. I mean, it was a given stance from Bangladesh that these were the two key bowlers that they are going to deploy in order to, get wickets at the crucial stage of the game. And if that was the case, and they had already lost a few wickets early on in the innings, especially after that the build-up that happened in the middle, if they wanted to go and score against these guys, तो यार वो तो बड़ा tactfully deal करना पड़ता है because वो pitch जिस तरीके से grip कर रही थी, जो मुझे दिखा highlights में, I'm not sure आप लोगों ने पूरा मैच देखा होगा, लेकिन जितना मुझे दिखा highlights में, बॉल बहुत grip कर रहा था. और when the ball is gripping, you can't play your, I mean T20 में भी आप इस तरीके से नहीं खेलते जिस तरीके से शॉट्स उन लोगों ने, शॉट सिलेक्शन थी इन लोगों की. So I think that was the key factor. Afghanistan needs to come out of that T20 mindset and start playing proper ODI cricket. I'm not sure if they've played a lot of ODI cricket in the recent past, but to compete at this level, especially against a good bowling side like Bangladesh, they're no more the underdogs now. So they need to up their game. Agreed. See them do that against Pakistan. Oh. इसमें मैं साकिब की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको जहां पर बॉल ग्रिप होता है, आपको ये नहीं सोचना है कि इंडिया की हर विकेट आपको 350 और 400 वाली मिलेगी. आपको कुछ विकेटों पर स्पिन मिलेगा, और खासकर डे गेम्स में ये ज्यादा होगा कि बॉल ग्रिप करेगी, बॉल फंस के आएगी. तो यहाँ पर आपको गेम को डीप लेकर जाना है, आपको संभलना है, स्पिनर्स को टैकल करना है. यू हैव टू स्टे एट द क्रीज. ये चीज जो थी आज अफगानिस्तान से लैग कर रही थी कि बस वो बोलते हैं ना कि वो स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परामेंट का इश्यू है. यही कल मैं नेदरलैंड के लिए भी कह रहा था कि यू हैव टू स्टे एट द क्रीज. अगर आप इस गेम को डीप लेकर जाते तो आपके पास इस तरह के बैट्समैन मौजूद है जो इस स्कोर को 225 250 तक ले जाते. और 250 ऑन दिस विकेट अगेंस्ट मुजीब और राशिद, ये मैच अच्छा हो सकता था. और एटलीस्ट 50 ओवर्स खेलने की कोशिश करें भाई साहब. 50 ओवर्स तो पूरे खेलें. एग्जैक्टली. आई थिंक 50 ओवर्स नहीं खेल रहा, वो तो अपना नेट रन रेट के लिए कोई चांस ही नहीं रह रहा कि वो बेहतर हो. एनीवेज, बात करते हैं दूसरे बड़े मैच की. वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर आज हमने देखा वर्ल्ड कप में. वर्ल्ड फास्टेस्ट सेंचुरी देखी हमने आज वर्ल्ड कप में. 3 सेंचुरीज देखी एक इनिंग्स में, और एक बहुत ही कमेंडेबल चेस की कोशिश देखी हमने आज. सो इट वाज अ रियली ग्रेट वॉच बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका. So let's start with Adil, your initial thoughts on the match, और जो भी आपके findings थी इस मैच के बारे में. भाई, one word for माकरम, brilliant innings. यानी कि बहुत brilliant innings खेल गया वो. यानी कि उम्मीद हमें नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने जो है आज नचा के रख दिया है श्रीलंकन बॉलर्स को. और जो बाकी जो है डिकॉक और वेंडरसन के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई. क्योंकि आप ये नोट करें कि बावुमा पहले ओवर की पहली या दूसरी गेंद पे आउट हो चुका था वो, लेकिन उसके बावजूद जो है दूसरे ओवर में या जो आउट हो चुका था, उसके जाने के बाद जो भी नेक्स्ट आया तो उसने एक साथ 3-4 चौके लगा दिए. यानी प्रेशर रिलीज किया उन्होंने अपने ऊपर से. तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है. यानी कि ठीक है, आप प्रेशर नहीं ले रहे, यानी कि आप जो है उनको प्रेशर दे रहे हो. यानी कि आपने विकेट ले ली तो कैसे कमाल नहीं किया आपने. तो उसके बाद फिर आपको पता है क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप लगी है डिकॉक और वेंडरसन की.
तो उसकी वजह से जो है वो बहुत पॉजिटिव उसमें आ गया था साउथ अफ्रीका। और बाकी रही सही कसर जो है माकरम ने पूरी कर दी टेस्टरीन सेंचुरी करके 54 बॉल्स पे 106 रन बनाए उसने। और श्रीलंकन बॉलर्स जो है बिल्कुल बेबस नजर आए। कोई यानी कि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका, सब यानी कि 6 या 7 के इकोनॉमी से सबने रन दिए हैं। श्रीलंकन की बॉलिंग 8 और 9 और 8 और 9 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। तो अब श्रीलंका ने, लेकिन चेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका भी शुरू में जो है एक या दो विकेट खो चुका था पावर प्ले में, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने जो है मेंडिस ने जो है बहुत अच्छी बैटिंग की। मेंडिस ने की थी, मेंडिस और जो है असलंका बेहतरीन इनिंग्स खेल गए वो। यानी कि मुझे लग नहीं रहा था कि वो 300 प्लस यानी कि वो कर देंगे चेस में, लेकिन वो जो है शायद रन रेट के हवाले से वो उन्होंने कहा कि हारा हुआ तो था मैच उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपनी स्पिरिट दिखाई और उन्होंने जो है वो 300 तक जो है वो उसको स्कोर को लेकर गए। इशकात यार ब्रिलियंट मैच और ब्रिलियंट इनिंग्स अगेन बाय मार्करम, वेंडर ड्यूसन और डिकॉक। और लेकिन मैं और सर हर कोई साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात कर रहा है, मैं चाहूंगा श्रीलंका की बैटिंग। श्रीलंका ने जो इंटेंट दिखाया है ये एक अपने आप में एक कमेंडेबल बात है। यूजुअली जहां आपके पास बड़ा टोटल होता है ना, एनीथिंग मोर देन 350 370, तो चेस करते वक्त मैक्सिमम टाइम टीम्स कोलैप्स कर जाती है। वो आप स्कोर देखोगे यूजुअली 200 टू 250 के बीच में ऑल आउट हो जाएगी, बट इन्होंने 320 तक ले गए। थोड़ा और सेंसिबली, थोड़ा टॉप ऑर्डर अगर परेरा इनका या जो दूसरा उनका बैट्समैन था वो अगर थोड़ी सदीरा अगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबली लेकर थोड़ा अगेन इस गेम को डीप लेकर जाता तो शायद साउथ अफ्रीका को यहाँ पर खतरा हो सकता था। क्योंकि तुम देखो 6 ओवर रह गए थे जब ये लोग ऑल आउट हुए हैं और 100 रन रहते थे, और ये भी इनके जो लोअर ऑर्डर है उन्होंने थोड़ी हिटिंग की है, अदरवाइज ये गेम और डीप जाता। तो अगेन ब्रिलियंट बैटिंग बाय श्रीलंका, और जिस तरह का काउंटर अटैक मेंडिस ने किया है, अराउंड 10 ओवर में 100 रन बना दिए थे। 37 बॉल में 75 ऑड रन बनाए उसने, 76 रन। तो बहुत अमेजिंग बैटिंग डिस्प्ले और बहुत अमेजिंग इंटेंट। चलो हार जीत होती रहती है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से श्रीलंका डीमोटिवेट होता हुआ नहीं जाएगा। एटलीस्ट दे विल बी हैविंग देयर हेड्स अप कि यार वी ट्राइड आवर बेस्ट और वी वेंट एज क्लोज एज वी कैन, कि आप इतने 300 प्लस तक अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक आप ले गए। तो नेक्स्ट मैच आई थिंक पाकिस्तान के साथ है श्रीलंका का। सो आप ये नहीं सोच सकते कि यार श्रीलंका विल बी डल और श्रीलंका डर के खेलेगा। नो, दे उनके अंदर एक बिलीफ आ गया होगा अभी कि नो वी कैन हिट देम, एंड वो इस तरह से जाएंगे अगले मैच में। और देखा जाए कि साउथ अफ्रीका ने 425 रन मार के भी वो अभी टेबल टॉपर्स नहीं है। उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से नीचे ही है। तो जहां ये रन रेट 3 या 4 या 5 तक भी हो सकता था, इनको बस +2 का ही चांस मिला करने का। स्टिल दे आर बिलो न्यूजीलैंड। बिल्कुल। साकिब, आपकी थॉट्स? यार मैं दो तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा, बट आई विल स्टार्ट ऑफ विद व्हाट यू जस्ट मेंशन इन द एंड के रिगार्डलेस के 420 प्लस का स्कोर ऑन द बोर्ड, येट द वे आई लुक एट इट राइट नाउ, इनका नेट रन रेट इज 2.04 which is almost 0.19 less than New Zealand what they did against in their match. So what we need to understand is that the pitch was right, the conditions were absolutely wonderful. But before I go and talk about Markram's inning, I would actually like to talk about the inning that De Kock and Van der Dusen played. I think they laid the right platform for a player like Markram to come and play at his whims, basically. For quite some time today, actually, I felt like this was the inning build-up the way Rizwan and Babar play. To build up the inning, मतलब आप 25 overs, 28 overs तक का अगर उनका मैच देखो तो they were playing at 5.8, 6, 6.2, मतलब इधर हवर कर रहा था, इधर उनका इनिंग जो है वो हवर कर रहा था, ठीक है। They weren't playing extravagant shots.
एक दो छोटे मोटे चांसेस निकले थे बीच में, बट दोज वर हाफ चांसेस. बॉलिंग को सपोर्ट नहीं थी, दैट वाज अंडरस्टैंडेबल. और जाहिर सी बात है, दिन में श्रीलंकन बॉलर्स की जो स्विंग कैपेबिलिटीज है इतनी ज्यादा नहीं है. दे सीम मोर on good conditions of the pitches. They don't swing as much, and especially given the fact कि वो दिन में bowling कर रहे थे, तो उनको वो factor भी नहीं मिला क्योंकि वो pitch वैसा है. So, but despite that, I personally think that they didn't bowl so badly up until the 25th or the 28th over. ठीक है, विकेट नहीं ले पा रहे थे because वो conditions ऐसी नहीं थी. And we all know that Sri Lankan bowlers are not world-class fast bowlers or medium pace bowlers. हमेशा से बहुत जमाने से श्रीलंका की जो एक्सपर्टीज रही है वो उनकी स्पिन अटैक में रही है. That was also one thing that was lacking over there. अगर एक अच्छा स्पिन अटैक होता which was prevalent in the previous World Cups, तो South Africa as a team, especially the top order batsmen, they're not so well versed playing against the spin as much as they were able to do so today, because वो बॉल उस तरीके से ना ड्रिफ्ट मिल रहा था उनको, ना ग्रिप मिल रहा था उनको, ना जो उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ अभी, श्रीलंका का, उसका जो बॉल जैसे पड़ के अंदर आता है वो भी नहीं हो रहा था. तो but at the same time, it's a large part of the game was built by De Kock and Van der Dusen, जहाँ पे कि they built that platform for a player like Markram to come, और वो फिर मतलब धो रहा था basically, literally. He was playing his shots लेफ्ट राइट एंड सेंटर, जहां उसको मजा आ रहा था, जहां उसका दिल कर रहा था, वहां पे खेल रहा था, क्योंकि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल गया है. दिस इज व्हाट आई आल्सो कीप, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू गो इन अ डिफरेंट टेंजेंट राइट नाउ, but this is what I keep talking about when people start blaming Babar and Rizwan the way they build their innings at the top of the innings. मतलब आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखो तो टॉप ऑफ द ऑर्डर इमाम चलता है, कभी नहीं चलता है, फखर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बाबर और रिजवान की इनिंग्स पिछले अगर आप 6-7 मैचेस उठा के देखो, उन्होंने जितनी पार्टनरशिप्स बनाई हैं, आई थिंक दे लर्न फ्रॉम देम. दैट्स व्हाट आई फेल्ट, कि these two guys, they learned from them, they kept building the innings for the middle order to come and take it to the next level. और माकरम ने उसको पूरा यूटिलाइज किया. I think same should happen continuing with Pakistan matches as well. कि यार ये जो 2-3 हमारे प्लेयर्स हैं ना, डिपेंडेबल बॉयज, साउथ शकील हो गया, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, ये नंबर 3, 4 और 5 पे जो खेलने वाले हमारे बॉयज हैं, इसी तरीके से इनिंग्स बिल्ड हो. एंड देन यू नो you've got people like इफ्तिखार and Shadab who can come and, you know, chalo, Shadab is an all-rounder, but I personally rate Nawaz as a better batsman compared to Shadab as of this moment. So Iftikhar and Nawaz can do the same, play the same role that Makram played today. And it's all about the mindset. Inka middle order is so strong. It's amazing. It's amazing to see how they've built the whole team around specialists at those positions precisely. की पोजीशंस को वही लोग यूज कर रहे हैं जिनका एक रोल आइडेंटिफाई किया हुआ है. एज अ कैप्टन आई थिंक द कैप्टन डिड अ मार्वेलस जॉब टू आइडेंटिफाई हु टू पुट वेयर एंड टू डिप्लॉय द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. And once the score was put and Markram, of course, I mean, it's a remarkable inning. You can't take away anything out of that inning. उस बंदे ने this is probably, correct me if I'm wrong, this is the second time South Africa has crossed a 400 level score. Third time in World Cup. Third time, right. Third time, and that too in World Cup, right? इतना प्रेशर स्टेज होने के बावजूद, ठीक है, पिच इनके फेवर में था, सारी चीजें थी, लेकिन 400 का स्कोर करना और उसको वहां तक लेके जाना, that's remarkable. Now coming to the Sri Lankan side, I agree with Mishkat, जहाँ पे वो ये कह रहा था कि इनको थोड़ा सा बिल्डअप लेना चाहिए था, because देखें, you know, you're facing world class bowlers. You're talking about Nagidi, Rabada, and that
the new Jansen. the new guy, right? So Jansen to me was bowling almost like Shaheen Shah Afridi. Okay, he was getting the ball to nip back into the right hander, और जो उसने पहली विकेट भी ली है वो भी टॉप ऑफ द बेस बिल्कुल उसी तरीके की गई, ऑलमोस्ट सेकंड उस पे एलबीडब्ल्यू भी हो गया था, तो उसने विकेट्स मिसिंग क्या कहते हैं, हाँ विकेट्स मिसिंग हो रही थी, लेकिन पॉइंट इज कि देखे as a team you, yes I understand it's a mammoth of a chase, 400 plus on any given day, you have to go with a very positive mindset. I'm not denying any of that, but you also have to, again like I said earlier, you have to respect the bowler, you have to respect the conditions, you have to respect the pitch. अब आपको पहली 2-4 बॉलों में 5 बॉलों में जब दिख गया कि यार बॉल का मूवमेंट आ रहा है, तो टेक सम टाइम, लर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन इनिंग ना, मतलब यू डोंट हैव टू गो टू फार, learn from the South African inning. For the first half of the match, first half of the South African innings, they weren't playing too many extravagant shots. Yes, bad balls here and there, उनको they were dispatching out of the ground. That's fine, understandable. लेकिन build तो करते, बनाते तो सही innings, एक प्लेटफॉर्म तो देते अपने प्लेयर्स को आके खेलने के लिए. अब it was like for me it was like Mendes versus South Africa. The way he was playing his shots, आप देखो वो जो अच्छी बॉलें थी उनको टुल्ला नहीं मार रहा था. he has played good cricketing shots. उसके 3 छक्के लेग पे गए और those are flick of the wrist, ब्यूटीफुल शॉट, बहुत ठीक है, those are proper cricketing shots, those are not unnecessarily T20 form of cricket, ठीक है, जिसमें कि आप you're trying to एक जो शॉट था जो उसने जॉनसन को मारा शॉर्ट बॉल पर पीछे, पीछे, वो हाँ भाई वो वो hook बॉल किया था गया है हाँ, रफ्तार रॉकेट की रफ्तार से. मेरे को but तो लग रहा था भाई ये स्टेडियम पार है जिस तरह से वो शॉट था. लेकिन 2 absolutely छक्के जो हैं वो असलांका ने भी बड़े खूबसूरत मारे थे. एक yes उसने मिडॉन yes पे असलांका ने शॉट बिल्कुल मारा था बहुत प्यारा. बिल्कुल, but this is what I'm तो saying कि आप अपनी टीम को एक प्लेटफॉर्म दो, बिल्डअप दो, ताकि बाकी के प्लेयर्स आके खेलें, अपने शॉट्स खेलें, बट दैट वाज द ओनली थिंग आई बिलीव लैकिंग इन द श्रीलंकन इनिंग्स. और जो उनका जो ओपनर है श्रीलंका का, व्हाट्स हिज नेम, मैं नाम भूल गया था, द गाय हु गॉट बोल्ड आउट, परेरा नो निसांका सॉरी निसांका. ओके तो निसांका की अगर आप पिछली 5-6 इनिंग्स 7-8 इनिंग्स उठा के देखो तो वो बहुत सिमिलर तरीके की बॉल पे जो स्ट्रगल करता है. बॉल जहां अंदर आ रहा है उसका स्टांस ऐसा होता है जैसे कि आज से लेट्स से 6 महीने पहले रोहित शर्मा का स्टांस होता था अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी. वो उसको अपना स्टांस चेंज करने की जरूरत है. जैसी बॉल अंदर आता है पड़ता है, उसका फुट मूवमेंट क्योंकि नहीं है इतना ज्यादा, ही इज अनएबल टू ग्रैस्प दैट, और फिर वो लूज या तो शॉट खेलता है या फिर ही कंप्लीटली मिसेस द बॉल आउटराइटली. एग्जैक्टली. आई थिंक दोज वर द असल में लैकिंग पॉइंट्स. एक अच्छा इतना प्लेटफॉर्म मिलता. मगर इतना अच्छा मैच हो गया है कि 25 मिनट हमने इन्हीं दोनों टीम्स के बारे में बात कर ली है, जबकि पॉडकास्ट का जो मेन फोकस है वो तो कल का क्लैश ऑफ द टाइटंस और 2 ऑफ द टूर्नामेंट फेवरेट्स, होम साइड वर्सेस probably one of the greatest वर्ल्ड कप टीम्स ऑफ ऑल टाइम, ऑस्ट्रेलिया. तो सबसे पहले तो हम होम कंट्री सपोर्टर के से स्टार्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एक तो दिल की धड़कनों के हाल और कल कितना दिल लगने वाला है ऑफिस में, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या राय है, क्या लगता है होगा, कौन टॉस जीतेगा, क्या करना चाहिए, क्या टीम लेके दोनों टीम्स उतरेंगी, क्या मतलब पूरा एक ओवरव्यू दे, एंड दोनों अपने वर्ल्ड कप का आगाज किस तरह से करना चाहेंगे. ऑफ कोर्स विद अ विन, लेकिन किस तरह की विन होंगी दोनों के लिए, लेट्स सी. एग्जैक्टली. तो कल तो बहुत बड़ा मैच है आई थिंक दोनों के लिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों. आई थिंक जो भी टीम जीतेगी वो बहुत कॉन्फिडेंस से आगे जाएगी. आप ये कह दो कि यार इंडिया का होम कंडीशंस है, दे नो दिस कंडीशंस बेटर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप इज डिफरेंट बीस्ट. आप ऑस्ट्रेलिया भले से 2 सीरीज हारता हुआ आया हो,
साउथ अफ्रीका से हारी हो, इंडिया से 2-1 हारा हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट टीम। वो एक चैंपियंस की तरह खेलते हैं। वो समझते हैं कि वी आर चैंपियन, ये वर्ल्ड कप हमारा है, बाकी टीमों का उनसे दे जस्ट कंसिडर देम अंडरडॉग्स। तो ये बहुत टफ टाइम होने वाला है इंडिया के लिए भी। इस तरह से कोई ये ना समझे कि यार इट्स होम ग्राउंड तो इंडिया को, और इंडिया फेवरेट्स है तो इंडिया विल टेक इट। नो, इट्स नॉट गोना बी दैट। सेकंड, चेन्नई की जो कंडीशन है और चेन्नई का जो ग्राउंड है, ये कभी भी मतलब हाई स्कोरिंग नहीं रहा है। इट्स ऑलवेज गोना बी 280, 290, 300 वाली विकेट होगी ये। और ये विकेट और मैं अभी कुछ स्टैट्स देख रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट मैच हुआ है चेन्नई में, रिसेंटली मार्च में हुआ था, तो वहाँ ऑस्ट्रे 280 समथिंग, 280 ऑड रन इंडिया चेस कर रहा था, जो कि इंडिया 15 या 20 रन से हार गया था, जिसमें जाम्पा ने 4 विकेट ली थी। तो इसमें ये ग्राउंड हमेशा से स्पिन को फेवर करता हुआ आया है। तो इंडिया, जो अभी तक न्यूज भी आ रही है, जो अपडेट्स भी आ रही है बीसीसीआई की तरफ से, तो वो यही है कि शायद इंडिया 3 स्पिन ऑप्शन के साथ जाएगा। अश्विन का होम ग्राउंड भी है ये। अश्विन, जडेजा एंड कुलदीप, और आई बिलीव सिराज एंड बुमराह विल बी द पेस बॉलिंग ऑप्शन, और हार्दिक पांड्या विल पांड्या। बी दी हार्दिक पांड्या विल बी दी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन जो एक चीज जो इंडिया के लिए, जो एक यू कैन से अ बिग ब्लो, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल का स्टेटस इट्स स्टिल नॉट कंफर्म कि वो कल का मैच खेल रहा है नहीं खेल रहा। व्हाट इज द अपडेट ऑन हिज टेस्ट, ऑल्दो कि वो अगर अभी नेगेटिव हो भी गया होगा डेंगू से, बट डेंगू में आई बिलीव डेंगू के बाद ऐसे ही 2 4 3 4 दिनों तक आपकी बॉडी में कमजोरी होती है। सो आई एम नॉट श्योर कि, और अभी तक इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई न्यूज नहीं आई है वेदर ही इज फिट और ही इज 100% अवेलेबल। तो अगर गिल नहीं होगा तो आई थिंक इंडिया विल गो विथ रोहित शर्मा एंड ईशान किशन एज एन ओपनर, और फिर विराट कोहली, और फिर आपका राहुल, एंड देन स्काई, इधर सूर्य कुमार यादव या अय्यर, बट आई विल गो विथ सूर्य कुमार यादव, एंड देन हार्दिक पांड्या, और फिर आपके बॉलिंग ऑलराउंडर इन द फॉर्म ऑफ जडेजा एंड अश्विन। तो मेरे हिसाब से तो ये टीम होनी चाहिए। तुमने कहा जी, कि चेन्नई का जो ग्राउंड है वो हिस्टोरिकली है, उसका ओडीआई स्कोर 250, 260, 280 है, लेकिन 280 आज तक ही है। फिरोज शाह कोटला का भी एवरेज स्कोर 230 ही है। तो आज जी। वहां 425 रन बने। तो तो आई थिंक ये चीज, ऑस्ट्रेलिया की और भी जो बहुत पूरी ही टीम मजे है की वो। बात ये है, हम्म, इस पूरे वर्ल्ड कप में, मतलब जितनी भी हमने मैचेस देखी है, 4 मैचेस की बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा रहा है। लाइक नो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि न्यूजीलैंड जीतेगा। सेकंड मैच इन पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड, और वो हमेशा ऑफ कोर्स वन साइड होना चाहिए था, जितना हुआ है उससे और वन साइडेड। बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच लोग समझ रहे थे कि क्लोज जाएगा, वो वन साइड हो गया। अगेन साउथ अफ्रीका श्रीलंका, लोग थोड़ा श्रीलंका को फेवरेट्स मान रहे थे, कंसिडरिंग स्पिन कंडीशन, इंडियन कंडीशन है सब या कॉन्टिनेंट फिर की। क्लोज मैच एक्सपेक्ट कर लेकिन रहे थे, क्लोज मैच होगा। जी, क्लोज मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये अब कुछ नहीं हुआ है। तो वी डोंट नो कि कल भी क्या होगा। लेकिन एज एन इंडियन मैं तो चाह रहा हूँ कि इंडिया जीते, और एक बड़ी जीत के साथ अपने वर्ल्ड कप को स्टार्ट दे। लेट्स हियर इट दिल आउट कि का हमारे दूसरे पैनलिस्ट क्या वो बोलते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिफोर वी मूव ऑन, दिल का हाल तो दिल इंडिया का है, तो कोई हाल दिमाग। ही नहीं ना। नहीं नहीं, दिमाग का बता, दिमाग में कौन जीत रहा है? नहीं नहीं, दिमाग भी ऑन द पेपर। मैं को ये लग रहा है कि आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया अपनी क्या टीम खिलाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन ऑप्शंस कम है कंपेयर टू इंडिया। उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स ज्यादा है। दे विल प्ले जाम्पा, बट जो उनके पास सेकंड स्पिनर है इन द फॉर्म ऑफ सांगा, जो कि जिसने अभी I think बहुत रिसेंटली डेब्यू किया है, 4 5 मैचेस ही खेले हुए। तो आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया उसको उतारेगा या नहीं उतारेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद विकेट कल की स्पिन ना हो, लेकिन इंडियन टीम ने बीसीसीआई ने एक हवा छोड़ दिया है कि वी विल बी गोइंग विथ 3 स्पिनर्स। तो ये माइंड गेम भी हो सकता है बीसीसीआई का, जिसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी अपने 2 स्पिनर खिलाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया विल गो विथ 2 स्पिनर्स, तो ऑस्ट्रेलिया शायद अपना एक ऑलराउंडर कम करेगा। दे माइट नॉट गो विथ ग्रीन। तो और फिर या फिर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में उनको हेजलवुड या एबॉट को, किसी को एक को ड्रॉप करेंगे। तो ये भी माइंड गेम्स चल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, जब भी मैच होता है ये दोनों तरफ से होता है। तो
देखो किस तरह से ये करती है ऑस्ट्रेलिया। आदिल भाई सॉरी, मैं आप पे आता हूँ। पहले मैं साकिब भाई से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मिशकात और साकिब की अक्सर काफ़ी फ्रेंडली हीटेड बैंटर चलता रहता है हाँ, इंडिया मुझे को कुछ लेके ज्यादा खास तौर बोलना भी पे। नहीं है, साकिब को बुलवा लो, आ, मुझे कुछ ज्यादा बोलना भी तो नहीं है। साकिब, कोई इतनी खास इंडियन ऑडियंस है नहीं अभी इस अनिल भाई को पॉडकास्ट ज्यादा की। बोलना नहीं है, फैन के ब्लू आए, हाँ, सपोर्ट यहाँ से ब्लू को ही तीनों कर रहे हैं। तीनों ये ब्लू तीनों है ब्लू बन के लेकिन आए हुए हैं। तीनों ने जी ब्लू बना हुआ है। लेकिन साकिब भाई, इंडियन ऑडियंस एज सच अभी कोई हमारी पॉडकास्ट की है नहीं, तो किसी फैन को खुश करना नहीं है। बिल्कुल सच सच बता दें कि कल इंडिया के साथ क्या होने वाला है, या आप चाहते यार क्या है कि पहले क्या हो। यार पहले तो मैं ये बता दूं, बड़ा क्लियर कट कर दूं कि मेरा कोई बैंटर नहीं है मिशकात के साथ। एक्चुअली आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानीज जो कि इंडियन टीम को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आई बिलीव इन मेरिट। यार अगर वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो दे डिजर्व टू विन। वो अलग बात है साकिब कि भाई भी देशद्रोही और ट्रेटर और पता नहीं क्या गद्दार क्या क्या बोला जाता हूँ, तो would your support Pakistan? नहीं यार, मैं तो अक्सर स्टेटस भी लगाता हूँ किंग कोहली का, तो लोग मेरी आके बजाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो ये हो गए हो, तुम तो वो हो गए हो। तो बट doesn't make a difference यार, आई एम अ क्रिकेट फैन, और whoever plays good cricket I will side by them, uh, especially when it comes to Pakistan। तो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ, but that's okay। But coming towards tomorrow's match, यार देखो, बड़ा माइंड गेम तो है 100%। टू टू बिग टीम्स, और दोनों ने अपने अपोजिंग टीम के प्लेयर्स की जो है वो क्वाइट एक्सटेंसिव होमवर्क किया हुआ होगा। और इस तरह के मैचेस में आप बगैर होमवर्क के नहीं जा सकते। तो इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप, अब ऊपर में तुम्हारे पास जो है वो वार्नर है, ठीक है। वार्नर जो है उसकी मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि उसकी बैटिंग जो है वो इमाम उल हक से सिमिलर है, लेकिन वो जिस तरीके से आउट होता है वो बहुत सिमिलर है इमाम उल हक से। बॉल गुड लेंथ पे पिच होके जब जरा सा बैट्समैन को लीव करता है, लेफ्ट हैंड बॉलर को, वहां पे आप देखो वार्नर जो है बहुत स्ट्रगल करता है। एंड आई थिंक बुमराह वुड बी द की प्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग, लेट्स सपोज कि चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे चाहे बाद में बैटिंग करे, बिकॉज वार्नर का शुरू में स्कोर करना गिव्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ऑस्ट्रेलिया। ही इज द की प्लेयर एट द टॉप ऑर्डर फॉर ऑस्ट्रेलिया। और आई पर्सनली थिंक दैट ही वुड बिग टाइम स्ट्रगल अगेंस्ट बुमराह। बुमराह बुरी से बुरी पिच पे भी ना बहुत अच्छा खासा बॉल बाहर निकालता है लेफ्टी को, अगर आप स्पेशली देखो। तो वहां पे आई पर्सनली थिंक कि वार्नर वुड हैव टू चेंज द वे ही प्लेज अगेंस्ट दोज डिलीवरीज, क्योंकि वो वहां पे स्ट्रगल करता है। गुड लेंथ पे बॉल आएगा, जरा सा भी सीम होगा, वहां पे वार्नर जो है वो एच कर देता है, या तो कीपर को या फर्स्ट स्लिप में। ज्यादातर उसकी विकेट्स जो हैं अगर आप देखो तो इसी तरीके से अक्रॉस द पैड, मिडिल स्टम्प, कोई मसला ही नहीं है। एनी गिवन डे वो इधर उधर ही विल थ्रो यू आउट ऑफ द पार्क। फिर आ जाता है आपका मिडिल ऑर्डर। स्मिथ इज देयर, बट ही इज नॉट इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। सो आई एम नॉट श्योर एज ऑफ दिस मोमेंट, जब हम फैब 4 फैब 5 की बात करते हैं, तो आई पर्सनली थिंक एज ऑफ दिस मोमेंट द वीकेस्ट लिंक ऑफ दैट फैब 4 फैब 5 इज स्मिथ राइट नाउ, ऑफ ऑल दोज प्लेयर्स। रूट अच्छी गेम खेल रहा है, विलियमसन डिस्पाइट द इंजरी 50 मार गया, बहुत जबरदस्त 50 मार गया वार्म अप गेम के अंदर, बट स्मिथ इज स्ट्रगलिंग। So, and I'm sure India would have a good plan against him. फास्ट बॉलर के लिए स्मिथ को आउट करना रिलेटिवली मुश्किल है, बट आई थिंक एशविन वुड बी की टू टेक आउट स्मिथ, बिकॉज स्मिथ जो है वो स्वीप तो अच्छा करता है, लेकिन एशविन का जो बॉल बाहर निकलता है ना पड़ के, जो दूसरा कह लो उसका, ठीक है, वहां पे वो स्ट्रगल करेगा। So I'm not sure Smith would be a reliable force tomorrow or not. For me, Warner. But the biggest for me, कल के मैच में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के अंदर Labuschagne
एंड इंग्लिश, द न्यू गाय, जॉश इंग्लिश। यार इनकी ना गेम ही डिफरेंट है। ये चाहे फास्ट बॉलर खेल रहे हो, चाहे स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, स्पेशली गिवन द पिच, द वे इट्स परफॉर्मिंग इन इंडिया राइट नाउ, द वे दे मैन्युफैक्चर द इनिंग्स, और फिर वो जो बॉलर पे जो प्रेशर डालते हैं ना, बॉलर इधर उधर करना शुरू कर देता है बॉल। दे आउट थिंक द हम्म बॉलर एंड देन फॉलोड बाय मैक्सवेल। अभी जो पिछला मैच है अगर आप देखो उन लोगों का, तो बॉलर बौखला गया था। दे डिडंट नो वेयर टू बॉल टू दीज गाइज। तो लेकिन इसमें ये मैं ये बोलूंगा कि दोनों साइड्स बड़ी मच्योर क्रिकेट खेलती हैं, तो आई थिंक ये वाला चीज के बॉलर बौखला जाएगा या फिर इस तरह का होगा। आई थिंक इंडिया भी स्मार्ट इनफ है टू नो फॉर कि इन लोगों श्योर को कैसे बॉल 100%, डालनी है, कहाँ डालनी है। 100%, तो आई थिंक वो 100%, वाले फैक्टर नहीं होगा। आदिल भाई, अगर मैं आपसे 100%। पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग यूनिट दोनों को कंपेयर करें तो किसका ज्यादा पलड़ा भारी है बॉलिंग यूनिट के हिसाब से? मैं ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाऊंगा बॉलिंग के हिसाब से। इंडिया की बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया बैटिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर लें, और इंडिया बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर लें, तो ये ज़्यादा सही मुनासिब होगा। तो यही होने वाला है ना, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग ही होगा। तो यही नहीं तो क्रिकेट मैच होता है। नहीं, ये होता तो है, लेकिन ये है कि बॉलर्स जो है, अब जैसे ये कि तुमने अभी यही पूछा कि कौन सी बेहतर होगी, यानी कि बेहतर का मतलब ये है कि इंडिया जो जैसे खेलता आया है, इंडिया के जो बैट्समैन है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कैसे टैकल करेंगे, तो यही एक चीज़ है कि वो टैकल करना है ना, यानी कि इंडियन बॉलर्स ने जो करानी है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, कि वो अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कितना, यानी कि स्कोर उनको रखना है कि वो इंडिया के लिए चेजेबल हो। तो ये सब चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो ये मैं थोड़ी वो कह रहा हूँ कि भाई बॉलिंग तो यही है कि बॉलिंग जो है वो जारी बात है बैटर्स को ही कराएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वो जो है बॉलिंग को वो कराएगी। तो यार ये I मेरा want to कहना। ask a question to Mishkat. Mishkat, do you think India would want to chase against Australia or bat first? यार चेजिंग ऑन दिस ग्राउंड ये डिफिकल्ट रहा है। मतलब थोड़ा मैं रिसेंट स्टैट्स पर ही जा रहा हूँ कि चेजिंग अंडर लाइट्स और चेजिंग इस ग्राउंड पर डिफिकल्ट रहा है। अंडर द लाइट्स यहाँ पर बॉल ज्यादा टर्न मिला है बॉलर्स को। तो और बिग मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो शायद इंडिया ये करे कि इंडिया टारगेट दे, बड़ा टारगेट सेट करे ऑस्ट्रेलिया और उनको चेस करने दे। नहीं, लेकिन आई थिंक जिस फॉर्म में सिराज चल रहा है और इवन बुमराह चल रहा है, तो आई थिंक एक एडिड प्रेशर ना लेके क्या बैटिंग फर्स्ट करें, और अगर उनकी बैटिंग ना चल पाए तो क्राउड का जो सारा एक प्रेशर बनेगा। तो आई थिंक अगर बॉलिंग को बैक करते हुए पहले बॉल भी करें तो आई थिंक इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर होगा इन माय यार ओपिनियन, यार जिस उसको तरह से तुम सिराज जरा की फॉर्म चल रही है। कंडीशंस देखो, पिच तो कल ही पता चलेगी कि कैसी है, लेकिन चेन्नई में अगर तुम देखो इस वक्त 67-72% के दरमियान में ह्यूमिडिटी है, ठीक है। और वो जो ड्यू फैक्टर होगा ना रात का, जैसे अब आज देखो रात में साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग करी, उनको वो ह्यूमिडिटी बड़ा काम दे रहा था, बॉल हवा में भी मूव कर रहा था शुरू के 4 ओवर 5 ओवर, इससे ज्यादा नहीं, उसके बाद तो खत्म हो गई थी। लेकिन वो जो 4-5 ओवर है ना, व्हेन स्टार्क इज बॉलिंग एट हिज प्राइम, और अगर उसको बॉल में मूवमेंट भी मिल रहा है, आई पर्सनली थिंक Australia would want to bowl second under the lights, given that condition, and India would want to do the same thing. क्योंकि अगेन बुमराह को स्विंग चाहिए, स्टार्क को स्विंग चाहिए। ओवरऑल कंडीशन अगर तुम देखो चेन्नई में, तो ह्यूमिडिटी जो है वो बड़ा फेवर करेगा अंडर द लाइट्स फॉर द फास्ट बॉलर्स। बॉल ग्रिप करेगा नहीं करेगा ये तो पिच पे डिपेंड करता है। बट साकिब, व्हाट अबाउट ड्यू? ड्यू फैक्टर भी तो एक रोल प्ले कर सकता है ना इसमें। यार देखे, ड्यू का फैक्टर उस वक्त प्लेन होगा जब स्कोर पहली टीम का कम या ज्यादा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप नहीं करता है अक्सर स्पिनर्स के लिए, लेकिन उन स्पिनर्स के लिए तंगी होती है जो फिंगर स्पिनर्स होते हैं। जो रिस्ट स्पिनर्स होता है ना, उसके लिए ड्यू फैक्टर इतना बड़ा इशू नहीं होता है यूजुअली स्पीकिंग। अश्विन को प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उनका जो जैम्पा है वो तो रिस्ट स्पिनर है ना, वो तो रिस्ट स्पिनर है, उसके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
फिंगर स्पिनर के लिए प्रॉब्लम आता है हमेशा ड्यू फैक्टर में। और देखो तो जब एक दफा पहले साकिब 5-6 दिल ओवर खत्म हो गए। जी बोले। नहीं नहीं, आप बोले बोले, खत्म करें। मैं कह रहा हूँ जब पहले 5-6 ओवर खत्म हो गए उसके बाद तो चाहे तुम दिन में बॉलिंग करो चाहे रात में बॉलिंग करो, ड्यू फैक्टर हो चाहे ना हो, पिच तो बिल्कुल सेफ हो जाएगी ना, प्रोवाइडेड द फर्स्ट 3-4 मैचेस दैट वी हैव सीन इन द टूर्नामेंट सो फार। तो वहां पे तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा काम आएगी, मोर देन योर एबिलिटी टू स्विंग और स्पिन द बॉल। बस लाइन और लेंथ, लाइन और लेंथ। सही। तो साकिब दिल और दिमाग की प्रोडिक्शन अलग अलग। हाँ, यार टफ है, टफ है। I personally think I would थिंक का मतलब दिमाग। favor, हाँ, I would, हाँ हाँ, क्या बात की है। यार I personally think कि Australia, like Vishkat said, is a different beast altogether when it comes to big tournaments. और इंडिया ना शेल में चला जाता है। और गिवन द फैक्ट कि गिल भी नहीं होगा कल, लेट्स से अगर नहीं होता है, देर ऑलरेडी थिंकिंग कि वो जो एक टॉप ऑर्डर की उन लोगों की एक बनी हुई थी ना कंसिस्टेंसी, वो डिस्टर्ब हो रही है। हाउ आर दे गोइंग टू मिटिगेट दैट? ईशान किशन इज अ गुड बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगेंस्ट दैट क्वालिटी बॉलिंग अटैक दिमाग कहता है कि ऑस्ट्रेलिया, फॉर सम ऑड रीजन दिल चाह रहा है इंडिया। ओफ ओफ मैं चाहता हूं मैं ओह। चाहता हूं मैं चाहता हूं इंडिया भारी आए और फिर पाकिस्तान से हारे। अच्छा। आदिल भाई। यार मैं अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो जैसे कि अभी एक सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, इंडिया में ही, तो ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि किस तरह टैकल करना है इंडियन प्लेयर्स को। तो एक जो पॉजिटिविटी जो होगी कल के मैच में, वो ये होगी कि जो 3 ओडीआई जो इन्होंने खेले हैं अभी रिसेंटली, तो ये एक पॉजिटिविटी आएगी वहाँ पे कल के मैच में। तो मुझे ये लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है ये प्रिडिक्शन, लेकिन आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया। दिमाग दिल, दिमाग दिल दोनों। दिमाग दिल दोनों ऑस्ट्रेलिया। ओके। मिशकात, अदील और साकिब, एक एक प्लेयर दोनों टीम से कि भाई कौन स्टैंड आउट करेगा। मिशकात, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जस्ट वन प्लेयर। उफ, कोहली। ओके, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सवेल। पर आदिल भाई। मैक्सवेल जिस दिन चल गया तो नहीं यार, मैक्सवेल अगर चल गया तो फिर तो खत्म है ना। तो आदिल पर भाई, ठीक है, इंडिया और ऑन ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेटिंग एक एक। सेंस कोहली और मैक्सवेल। आदिल भाई। यार मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा वार्नर के साथ, और इंडिया। और इंडिया में जाऊंगा मैं रोहित। ओके, साकिब। पहली दफा मेरा और अदील का इत्तेफाक होगा। आई थिंक फॉर इंडिया आई विल गो विद रोहित एंड ऑस्ट्रेलिया लाबुशैन। ऑस्ट्रेलिया लाबुशैन। हाँ, और लेबुशेन। मिशकात, आपके आप क्योंकि तुम इंडियन हो, तो इन दोनों के राय पे तुम्हारी क्या राय है ऑन द एक तो ये इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर कि यू थिंक रोहित कैन आउट परफॉर्म हिज यार ओल्ड रीसेंट फॉर्म। रोहित ने मतलब अभी रिसेंटली रोहित की परफॉर्मेंस वापस आई है। और एक बेस्ट पार्ट जो मेरे को रोहित का लास्ट ओडीआई में दिखा, जो थर्ड ओडीआई है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, ऑल्दो ये मैच इंडिया हार गया था, बट रोहित ने लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं किया। स्टार्क को उसने बहुत अच्छा टैकल किया, इनफैक्ट एक या दो छक्के भी मारे स्टार्क को। तो वो एक चीज लग रही है मेरे को कि अगर कल ये ऐसा कुछ कर देता है रोहित, तो फिर तो ही विल सेट द टोन एट द टॉप, और फिर तो इंडिया ले जा सकता है। बट मिशकात, तो अभी ये मैं ओपनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा। इस पॉडकास्ट के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट या एक फॉर्म भेजूंगा कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, कल का रिव्यू पॉडकास्ट करना जरूर है। ऑफ कोर्स। मतलब
चाहे कुछ भी हो। जिन्ना रहे तो कर लेंगे यार। तो कल के मैच में मोबाइल तुम इतनी कल के मैच में मोबाइल तुम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा मोबाइल पटक के तोड़ मत ये देना बहुत बड़ा कहीं। मैच है ऑस्ट्रेलिया, अब यार। दोनों के लिए बहुत बड़ा मैच है। यार कोई मेरे इतना ख्याल से इंडिया इंग्लैंड से बड़ा मैच है ये, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, या यार इंग्लैंड मुझे नहीं ऑस्ट्रेलिया से लगता बड़ा मैच है। इंडिया मुझे पाकिस्तान के बाद इंडिया का सबसे बड़ा मैच यही है। ये होगा, हाँ। अगर इंडिया ये दोनों मैचेस जीतता है तो इंडिया अपने आप को सेमीफाइनल में ये देख लेगा ना। लेकिन फिर सेमीफाइनल में इवन तो जाके कौन हमारी हार हर जाएगा, प्रेडिक्शन फायदा? में यार वो तो मैंने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में ही बोल दिया था कि इंडिया लास्ट 10-12 साल में जिस तरह से नॉकआउट्स में परफॉर्म कर रहा है, तो सेमीफाइनल तक की गारंटी ले सकता हूँ मैं, उसके आगे का कुछ पता नहीं है। मैंने तो मैं बोला है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल जीत गया तो वर्ल्ड कप भी जीत अगर जाएगा। इंडिया सेमीफाइनल जीत गया, क्योंकि सेमीफाइनल एक नॉकआउट है, जो उनके 2022 का वर्ल्ड कप, 2019 का सेमीफाइनल, 2015 का सेमीफाइनल, तो वो सेमीफाइनल अटका हुआ है। तो अगर वो क्रॉस कर लेते तो आई थिंक फाइनल उनके लिए ये नहीं होगा। यार क्या वजह? मिस्टर चले टेल बट मी बहुत व्हाई। कहते हैं ना, दिल भी दूर है अभी तक। यार ये तब अभी एक बहुत एक दूर, बहुत मैच, अभी अभी 40 दिन बहुत पड़े बड़े हैं यार, ये ये मैचेस चले हैं, जाओ और बहुत वर्ल्ड ये कप। वर्ल्ड बहुत कप, दूर की बात है। ये हम वाई और की बात आएंगे इंडिया पाकिस्तान के बाद। एग्जैक्टली, और ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंग्लैंड वाला जो 2019 का वर्ल्ड कप था, उसका भी ये सेम फॉर्मेट था, लेकिन उससे ये डिफरेंट इसलिए है कि वहां पर ना बहुत सारे मैचेस वॉश आउट हुए थे। तो ऑल्दो एक एक टीम के 9-9 मैचेस थे, लेकिन ऑन पेपर किसी ने 7 खेले थे तो किसी ने 6 खेले थे। बट आई थिंक ये इस वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होने वाला है। हर टीम 9 मैचेस खेलेगी। देयर इज नो मॉनसून, बारिश ने अभी तक तो कोई अपना गेम खराब किया नहीं और आगे भी नहीं करेगी, आई होप सो। तो ये वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करना एट द वेरी स्टेज, जहां पर टीमों ने अपने एक एक मैच भी पूरे नहीं खेले, कल जाकर सारे टीम का अपना पहला मैच खत्म होगा, तो बहुत इट्स वेरी अर्ली। बट हम बात सिर्फ फेवरेट्स पे कर सकते हैं, बट प्रेडिक्ट करना इट्स वेरी अर्ली राइट नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। आके आपका बहुत बहुत एक्स्ट्रा थैंक यू। आप इनिशियल पॉडकास्ट आपकी, तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे इनवाइट पे आते रहेंगे। और अगर कल इंडिया हारता है तो फिर तो 2 उदास लोग होंगे हमारे पैनल में, कि 2 लोगों के दिल इंडिया की तरफ है। तो चले फिर कल इंशाल्लाह कर होती है बात। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी थैंक यू, यू थैंक टुमारो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। यू।